Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you the important topic of current legal GK for the month of February 2024. So now we come to the important topics. The first topic is India to implement 3 new criminal laws from July 1st. So जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे 3 नए लॉ जो कि भारतीय न्याय संहिता ये रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड को। सेकंड है हमारा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये रिप्लेस करेगा सीआरपीसी को, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को। एंड थर्ड है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये रिप्लेस करेगा द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 1 जुलाई 2024 से इनको लागू करने का डिसीजन लिया है। तो जो नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, उसके अनुसार ये सारे लॉज जो हैं 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड। सो द नेम ऑफ द केस इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले आपके साथ इसके फैक्ट डिस्कस करेंगे, फिर जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2 जनवरी 2018 को एक नोटिफिकेशन निकाला और उसके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को लागू किया। अब बेसिकली ये नोटिफिकेशन है ये एक लॉ होता है और इसके लिए आप रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहां पर लॉ को डिफाइन किया गया है। आल्दो जो डेफिनेशन लॉ की है वो केवल पार्ट 3 के लिए है, बट वहां से हम एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी कम टू दिस फैक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि इस स्कीम के द्वारा कोई भी पर्सन 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। और ये बॉन्ड उसको कहां से मिलेंगे? ये उसको मिलेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ स्पेसिफाइड ब्रांच से। तो ये सारी ब्रांच से नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ स्पेसिफाइड ब्रांच थी जहां से इनको खरीदा जा सकता था। और ये अवेलेबल होंगे 10 दिन जनवरी, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर के महीने में। यानी कि जनवरी के 10 दिन ये मिलेंगे, अप्रैल में 10 दिन मिलेंगे, जुलाई में 10 दिन मिलेंगे और अक्टूबर में 10 दिन मिलेंगे। मेन पॉइंट यहां पर ये था कि जो भी कस्टमर इनको खरीदेगा उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी टू द जनरल पब्लिक और उसकी आइडेंटिटी केवल होगी एसबीआई के पास। ठीक है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो इस बॉन्ड को बैंक से लेगा, बैंक को उसके बदले पैसे देगा और अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को अपने अकाउंट में लगाएगी तो एसबीआई उसको उतने पैसे दे देगा जितना कि उसने बॉन्ड खरीदा था। अब इस स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया इस ग्राउंड पर कि ये एक तो ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके पास है राइट टू नो, उसके भी खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया को या सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इस बात की नॉलेज नहीं है कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए। तो इस आधार पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में, कॉमन कॉज ने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को चैलेंज किया बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। Now when this scheme was challenged before Honorable Supreme Court, there were 3 main legal issues before Honorable Supreme Court, and one was whether court has jurisdictions to adjudicate this issue. Second, whether unlimited corporate funding to the political parties infringes on the principle of free and fair elections and equality. तो क्या जो पॉलिटिकल पार्टी को जो कॉर्पोरेशन है मींस कंपनी है, अगर वो अनलिमिटेड फंडिंग करती है तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के राइट का वायलेशन है? थर्ड, whether anonymity embedded in the electoral bond scheme
वॉयलेट द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमने आपको बताया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं इशू बाय इशू। तो पहला इशू जैसे हमने बताया कि क्या कोर्ट के पास ये राइट है या ज्यूरिसडिक्शन है कि कोर्ट ऐसे मैटर को डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पर कंटेंशन गवर्नमेंट की ये थी, क्योंकि ये स्कीम फाइनेंशियल एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये स्कीम जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी संबंधित है, और बिकॉज इट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सो कोर्ट को ऐसे मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब इसकी हम एक बैकग्राउंड में चलते हैं, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसी क्यों कंटेंशन ली गई। सो देयर इज आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अनुसार स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड होता है जुडिशरी। ठीक है, तो यहां पर लेजिस्लेचर ने ये स्कीम बनाई और जुडिशरी ने, तो जुडिशरी के पास ये राइट नहीं है कि वो इसको चेक कर सके। तो इस आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंटेंशन रेज की, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित जो स्कीम है इसको बनाने का राइट तो लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन अब जुडिशरी के पास ये राइट नहीं है कि वो ऐसे मामलों में इंटरफेयर करे बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसमें 2 इशू हैं, एक तो एनोनिमिटी का इशू है और दूसरा इशू है अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग का। तो ये इशू जो है वो रिलेटेड करते हैं डायरेक्टली टू द इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि इलेक्शन से संबंधित है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी भी है और सुप्रीम कोर्ट का राइट भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर वाज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, नेमली इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। केस का क्या नाम था? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और आप सभी जानते हैं कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के डिसीजन के बाद पार्लियामेंट के पास बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने का राइट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर्ड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा काम करती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है और उनका ज्यूरिसडिक्शन है कि वो पार्लियामेंट को ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो इस इशू का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास, क्योंकि ये जो मैटर है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, ये प्योरली इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एनोनिमिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भी संबंधित है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इस केस को डिसाइड कर सकते हैं। So now we come to the next issue, whether unlimited corporate funding to political parties infringes on the principle of free and fair elections and equality। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो अनलिमिटेड फंडिंग है बाय द कॉर्पोरेशन, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के राइट को या प्रिंसिपल को वायलेट करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कंटेंशन ये थी कि उन्होंने जो अनलिमिटेड फंडिंग अलाउ करी, तो बेसिकली क्या है कि पहले कोई भी कॉर्पोरेशन केवल 7.5% ऑफ इट्स प्रॉफिट ही डोनेट कर सकती थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब इसको हटा दिया गया और ये 7.5% का कैप रिमूव करके ये अमाउंट अनलिमिटेड कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि कुछ शेल कंपनीज होती हैं। शेल कंपनी का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंपनी, जो कि केवल पेपर पे होती हैं और वो एक्चुअल काम नहीं करती। ठीक है, और गवर्नमेंट की कंटेंशन ये थी कि क्योंकि ऐसी कंपनी जो है वो गलत तरीके से पैसे को इधर उधर करती थी, इसीलिए उसने, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग का, द मेन पर्पस बिहाइंड दिस डिसीजन वाज टू प्रिवेंट द शेल कंपनीज। ठीक है, नाउ लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा कि नहीं,
ये शेल कंपनी को रोकने के लिए अलाउ नहीं किया। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो भी कंपनी या जो भी कॉर्पोरेशन आपको बहुत ज्यादा पैसे देगी वो कहीं ना कहीं देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें इंटरफेयर करेगी, और वो वहां पर क्या होगा, जब वो इंटरफेयर करेगी तो ये 1 पर्सन 1 वोट के राइट को वायलेट करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, क्विड प्रो क्यो, एक टर्म यूज किया ऑनरेबल कोर्ट ने, और इस टर्म का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कॉर्पोरेशन या कंपनी बहुत ज्यादा अमाउंट दे रही है तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि सरकार उसके फेवर में कोई काम करे। तो यहां पर अगर इस तरह से होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश में नहीं होंगे। नाउ वी कम टू थर्ड पॉइंट, वेदर एनोनिमिटी एम्बेडेड इन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वायलेट द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन। तो क्या ये स्कीम जो है वोटर की राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है? तो पहले हम समझते हैं वोटर का राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। तो देयर इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये राइट क्या कहता है? ये राइट कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है या राइट टू नो है। तो देखिए बेसिकली जो राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या लिखा हुआ है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन एक केस था यहाँ पर, केस का नाम था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल। और इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड राइट टू नो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की कंटेंशन ये थी कि अगर हम नाम अलाउ करते हैं या नाम डिस्क्लोज करते हैं उन पर्सन्स के जिन्होंने की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो ये उनके राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। तो इसका आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि देखिए ऑलरेडी उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास मीजर्स हैं, इकोनॉमिक लीगल प्रोटेक्शन है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये, और आईटी एक्ट कहता है कि अगर डोनेशन का अमाउंट 20,000 रुपए से कम है तो उनका नाम डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर डोनेशन का अमाउंट 20,000 रुपए से ज्यादा है तो उनका नाम डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यहाँ पर उनके राइट को प्रोटेक्शन कब दी जा रही है? अगर डोनेशन का अमाउंट 20,000 रुपए से कम है तो उनके राइट प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर डोनेशन का राइट 20,000 रुपए से ज्यादा है तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की जरूरत है बिटवीन द राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया टू नो अबाउट द डोनर, और दूसरा जो डोनर है उनका राइट ये है कि अगर वो 20,000 से कम दे रहे हैं पैसा तो उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कुछ डायरेक्शंस दी एसबीआई को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब हम वो देख लेते हैं। तो पहली डायरेक्शन क्या है? एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दी कि ये अब ऐसे बॉन्ड कोई इशू नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये है एसबीआई के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि ये 12 अप्रैल से टिल डेट तक, यानी कि टिल द डेट ऑफ डिसीजन, जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे गए हैं उन सब की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? SBI is further directed to provide the ECI, Election Commission of India, with comprehensive information. Means किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है किसको कितने मिले, ठीक है, और कितने इलेक्टोरल बॉन्ड को उन पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश किया। फोर्थ थी SBI is required to submit the aforementioned information 6 मार्च, यानी कि आज वो लास्ट डेट है, 6 मार्च तक उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और इलेक्शन कमीशन को ये ड्यूटी दी कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि उसको एसबीआई से मिलेगी 13 मार्च 2024 तक वो सब इसको पब्लिक ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करेगी ताकि ये डेटा पब्लिक की नॉलेज में आ जाए। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा अब तक जितने बॉन्ड एनकैश हो गए उनको छोड़ो, लेकिन अगर कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो कि अभी वैलिडिटी पीरियड में है और एनकैश नहीं हुए हैं तो
इन बॉन्ड्स को उस पर्सन को लौटा दिया जाएगा या ये अमाउंट उस पर्सन के अकाउंट में चला जाएगा जिसने कि इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीदा था। So dear students, this is very important decision of Honorable Supreme Court. So dear students, that's all for today. I will come again with more such information. Till then, thank you very much. Goodbye.